अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट सेल आर्थराइटिस और टकायासु आर्थराइटिस। ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। तो जॉइंट सेल आर्थराइटिस में आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। टकायासु आर्थराइटिस बिल्कुल सेम, उससे मिलता जुलता है, उसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ लोकेशन का फर्क है। अच्छा, ये जो वेस्कुलर डिजीजेज हैं, आप लोगों को और भी बहुत सारे नाम डिफरेंट देखने को मिलते हैं। कावासाकी सिंड्रोम और पता नहीं कैसे कैसे नाम आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी आर्ट्राइटस हैं। आर्ट्राइटस वेस्कुलाइटस जो है ना, वेस्कुलर डिजीजेज हम इन्हें कहते हैं। और ये इन्फ्लेमेटोरी डिजीजेज हैं। सारी की सारी जो हैं वो इन्फ्लेमेटोरी डिजीजेज हैं। थोड़ा सा आप लोगों को पता करने बताने के लिए थोड़ी सी मैं आपको चीजें बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक सा इंट्रो देखते हैं तमाम की तमाम वेस्कुलाइटिस का। तो ये वेस्कुलाइटिस जो है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं। और ये ब्लड वेसल्स कोई भी हो सकती हैं, ये मीडियम ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं, ये लार्ज आर्टरीज भी हो सकती हैं, ये कैपिलरीज भी हो सकती हैं, ये कोई भी हो सकती हैं। अच्छा, अब हमने इनकी डिफरेंट जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, जो साइजेस हैं, उनकी बेस के ऊपर हमने इनकी जो नाम है जो डिजीजेस के, वो भी डिफरेंट रख दिए हैं। सब हैं वेस्कुलाइटिस, सब की एक ही पैथोफिजियोलॉजी है कि सब ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जिसमें बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम, जो आपकी वेस्कुलर वेसल्स का इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है, उसको अटैक करना शुरू कर देता है। जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसको अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसकी कॉज अननोन है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुछ रिसर्चेज अब ये कहती हैं कि किसी को अगर पहले से कोई ऑटो इम्यून डिजीज चल रही हो तब भी ये हो सकता है, किसी को रिपीटेड इन्फेक्शंस का सामना हो तब भी ऐसे होता है, फैमिली हिस्ट्री में हो तब भी ऐसे होता है, या कोई जेनेटिकल इशू हो तो तब भी ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक इसकी एग्जैक्ट कॉज कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप क्यों होती है ये नहीं पता किसी को। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी मेन यही है कि इसमें ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तमाम जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अगेंस्ट हमने इनकी डिफरेंट लोकेशंस की बेस के ऊपर हमने इनके नाम भी थोड़े से डिफरेंट रखे हुए हैं। जैसे जो लार्ज वेसल्स हैं उनको हमने, उनमें हमारे पास दो डिजीजेज हैं, एक टकायासु है और एक जॉइंट सेल आर्थराइटिस है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रॉफ में भी जो है ना वो 2 से 3 दफा आ चुकी हैं। बाकियों के आपको नाम जरूर आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑटो इम्यूनिटी मीडियम साइज वेसल्स को अटैक करती है तो उसके हमने दो नाम हैं, एक पोली आर्ट्राइटिस न्यूडोसा है और एक कावासाकी डिजीज है। अच्छा, ये भी डिफरेंट फिर आगे लोकेशन की बेस के ऊपर है। जैसे टकायासु आर्ट्राइटिस जो है, ये जो एओर्टा की ब्रांचेस होती हैं उसको इफेक्ट करे तो टकायासु आर्ट्राइटिस हम कह देते हैं। और अगर टेम्पोरल आर्टरी जो है वो आपकी कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस हो तो उसे हम जर्नल जो है ना जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस कह देते हैं। तो है एक ही चीज, ये सारी की सारी जो आप वेस्कुलाइटिस की डिजीजेस देख रहे हो इन सबकी एक ही पैथोलॉजी है कि इसमें ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है अगेंस्ट द एंडोथेलियल सेल्स एंड द इंटरनल इलास्टिक लेमिना। लेकिन अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू साइज, हमने इनके नामों को डिफरेंट किया हुआ है। जैसे अगर लार्ज सेल और वेस्कुलाइटिस हो तो उसको टकायासु और जॉइंट सेल में डिवाइड कर दिया है। मीडियम सेल हो तो फिर उसमें हम उसको हमने पोली आर्ट्राइटिस न्यूडोसा और कावासाकी में किया हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको आपने इजीली जो है ना वो आप लोगों ने देख लेना है। आपको ये डिजीज के कम से कम नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कम से कम मीडियम वेसल्स के नाम और लार्ज वेसल्स के नाम, इनके नाम आपको आते होने चाहिए। आज की जो हमारी, इसी तरह ये मैंने इसको आपको नीचे अलग से जो है ना मैंने टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि लार्ज वेसल्स कौन कौन सी हैं, मीडियम वेसल्स कौन कौन सी हैं, स्मॉल वेसल्स कौन कौन सी हैं, हिनोच हॉलन पर्परा है। ये सारी की सारी सिर्फ नाम है जो आपने याद करने। मैंने आपको पहले बताया कि इन सब की पैथोलॉजी सिर्फ एक ही है कि इसमें आपकी जो है ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है वेसल्स के अगेंस्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा हम डिटेल में चलें, जो कि आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस और टकायासु का, जिसमें हम अभी ये जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा वेसल का पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जरा ये देखिएगा, एक जो ब्लड वेसल होती है, अब लार्ज सेल आर्ट्राइटिस में दो टाइप्स हैं, एक टकायासु और एक जॉइंट सेल। यहां तक सबको क्लियर है? मीडियम में हमारे पास फिर दो टाइप्स हैं, एक पोली आर्ट्राइटिस न्यूडोसा और एक कावासाकी। मैंने आपको बताया कि इन सब की पैथोलॉजी सेम है। पैथोलॉजी क्या है
कि ये एंडोथेलियल सेल्स को और इंटरनल इलास्टिक लैमिना को, जो हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है, वो अटैक करना शुरू कर देता है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास एंडोथेलियल लेयर होती है, एंडोथेलियल सेल्स की लेयर है, फिर उसके बाद ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना है। ठीक है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना के बाद मीडिया होता है, पहले इंटीमा, फिर मीडिया, फिर एडवेंशिया। तो मीडिया को एक्चुअली, जो आपका ये मीडिया का पार्ट है, इसको आपकी ऑटो इम्यूनिटी जो है ना वो अटैक करती है, और जो है आप, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन स्टार्ट होता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी वेसल्स में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ वेसल्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यही थोड़ा सा आप देखें, इस डायग्राम में भी देखें, तो यहां पर भी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा, ये हिस्सा इफेक्ट होता है, मीडिया इफेक्ट नहीं होता, एडवेंटिशिया इफेक्ट नहीं होता। ये वाला जो हिस्सा है, जो आपका इंटीमा है, जिसमें आपकी एंडोथीलियम है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है, वो सारा का सारा, ये वाला जो हिस्सा है, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि होता क्या है। देखें, तीन चीजें होती हैं मेन इम्यूनिटी डेवलप होने की वजह से। अब ये तीन चीजें आपको समझ आएंगी तो आपको क्लिनिकल पिक्चर क्लियर होगी कि जो वेस्कुलाइटिस का पेशेंट आपके पास आएगा वो किस तरह से आएगा। तो हम लोग जॉइंट सेल आर्थराइटिस की तरफ फोकस करते हैं। जॉइंट सेल आर्थराइटिस, जॉइंट सेल आर्थराइटिस हम कब कहते हैं? जब एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस इफेक्ट होती हैं। कौन कौन सी हैं? टेम्पोरल है, मेन 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 के मैं नाम लेता हूं, टेम्पोरल है, ऑप्थेल्मिक है, ऑप्थेल्मिक है, और फेशियल है। ठीक है, ये जो तीन ब्रांचेस हैं, जब इनमें वेस्कुलाइटिस होता है तो इसको हम कहते हैं जॉइंट सेल आर्थराइटिस। क्यों इसका नाम जॉइंट सेल क्यों रखा गया? असल में होता क्या है कि यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, और फिर हम लोग इसकी एक थोड़ी सी बड़ी वेसल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये जरा इसको गौर से देखिएगा। होता इसमें क्या है कि ये जो आपके बाहर एंडोथीलियल के सेल पड़े हुए हैं, मैं इसके अंदर ये एंडोथीलियल के सेल भी पहले बनाता हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ठीक है जी, तो ओहो ये क्या हो गया। ठीक है, ये एंडोथीलियल के सेल्स पड़े हुए हैं। ये क्यों अपने आप खुद ही रिमूव होता जा रहा है? लगता है कोई जिन आ गया मेरे लैपटॉप के अंदर ना। आईटी चैप्टर 2 लिखो, वो अपने आप लाइन लग गई है भाई। ये तो मुझे डरा रही है ये चीज। क्या चक्कर है? खैर, मैं इसको एक डब्बू सा ही बना देता हूँ यहाँ पे, कि ये समझ लें कि ये जो ग्रीन है ये एंडोथीलियल सेल। आपको वैसे ये शो हो रहा है कि पहले डब्बा बनता है और फिर उसके बाद एक लाइन बन जाती है अपने आप? ये क्या हो रहा है? अच्छा यार, ये तो काम खराब है। चलो हम दो लाइनें बना देते हैं, देखें नहीं, दो लाइनें सीधी सीधी होगी। अच्छा, तो मैं इधर भी दो लाइनें बना देता हूँ नीचे। ठीक है, अच्छा, अब ये दो लाइनें जो हमने बीच में बनाई हैं, ये हैं एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, मतलब कि ये जो ग्रीन एरिया मैंने बनाया है ना, ये आप समझ लें कि ये मैंने एंडोथीलियल सेल्स का बनाया है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का बनाया है। ठीक है, और ये जो नीला है, ये मैंने इंटरनल इलास्टिक लैमिना की जो लेयर है वो बनाई है। ठीक है, अच्छा, अब देखें होता क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। जब इम्यूनिटी डेवलप होती है, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो वो इस हिस्से को इफेक्ट करती है। जॉइंट सेल आर्थराइटिस जो होता है वो सिगमेंटल होता है, यानी कि एक सेगमेंट को इसने पकड़ा, फिर बीच में से उसने छोड़ दिया, फिर दूसरा सेगमेंट, इतना सा सेगमेंट इन्वॉल्व किया, इतना सा सेगमेंट इन्वॉल्व किया, बीच में से छोड़ दिया। ठीक है, मतलब सिगमेंटल होता है, थोड़ा सा एरिया इन्वॉल्व किया, फिर बाकी एरिया छोड़ दिया, थोड़ा सा एरिया इन्वॉल्व किया, बाकी एरिया छोड़ दिया। जैसे हमने स्किप लियंस पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, स्किप यानी कि स्किप करती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ के। अब होता क्या है कि जब इम्यूनिटी अटैक करती है इन सेल्स को, तो ये सेल्स डैमेज होते हैं, और यहां पर एक इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। इससे तीन काम होते हैं। पहला काम क्या होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये डैमेज होने की वजह से इलास्टिसिटी, यहां से जो वेसल्स की इलास्टिसिटी होती है ना, इलास्टिसिटी जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है वेसल्स की,
इलास्टिसिटी, पहला पहला काम ये होता है। दूसरा काम क्या होता है कि फाइब्रोसिस की वजह से हार्डनिंग हो जाती है वेसल की, यहां से हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, एक तो इलास्टिसिटी खत्म हो गई, दूसरा हार्डनिंग हो गई। तीसरा काम क्या होता है कि इलास्टिसिटी और हार्डनिंग की वजह से जो इस जगह के ऊपर ये जो थोड़ा सा पार्ट जो वेसल का बनता है, वहां पे फ्लो लैमिनर के बजाय क्या हो जाता है, लैमिनर के बजाय क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट हो जाता है मतलब कि अगर ये एक वेसल थी, ये इस सेल को जो है ना वो ब्लड सप्लाई कर रही थी, ये जो गोल सा सेल बना है, आज पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये मेरे अपने आप ऑटोमेटिकली कोई हो जा रहा है। इस सेल को जो है ना ये मुझे एक सेकंड इसकी सेटिंग देखने दें कि मैंने क्या कुछ ऑटो क्लिक हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है। अ, अच्छा नहीं, हाँ अब ठीक हो गया, वो वहां से जो है ना कुछ क्लिक हुआ हुआ था। अच्छा जरा इसको गौर से देखिएगा, होता क्या है कि देखो ये एक वेसल है, इस वेसल का जो है ना ये दो सेल हैं फॉर एग्जांपल, तीन चार सेल हैं। यार ये क्या वजह है, एक सेकंड मुझे जरा इसको यार देखने दें, सॉरी डिस्टरबेंस होगी आपको बार बार, लेकिन हाँ जी, तो आपने टाइम से आना था ना जी, आप लोगों ने ना टाइम बना लिया हुआ है कि 9:15 बजे तक हमने आना है और फिर हमने आगे पढ़ना है। अब जो आगे हैं जो लेट आए हैं वो बाद में रिपीट वाला सुने। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा पता नहीं ये मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा, मुझे काफी तंगी हो रही है ड्रॉ नहीं करने में से, तो मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ। अच्छा देखिए होता क्या है, इलास्टिसिटी की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से, टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो एक वेसल में जितना ब्लड गुजरना होता है उतना ब्लड नहीं गुजर पाता। क्यों? एक तो इलास्टिसिटी नहीं है, दूसरा फाइब्रोसिस की वजह से ल्यूमन छोटा हो जाता है, और तीसरा टर्बुलेंट फ्लो की वजह से आपकी जो वेसल्स हैं उनमें थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलाइटिस में एक तो इलास्टिसिटी का मसला आता है, जब इलास्टिसिटी का मसला आता है तो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आ जाता है, जब फाइब्रोसिस होती है, हार्डनिंग होती है, ल्यूमन छोटा होता है, ब्लड कम पास करता है, और जब लेमिनर फ्लो से टर्बुलेंट होता है तो थ्रोम्बोसिस होने का खतरा हो जाता है। तो तीन चीजें वेस्कुलाइटिस के पेशेंट के अंदर बड़ी रिस्क फैक्टर के ऊपर होती हैं। एक वो पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा, उस पेशेंट में हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा, उस पेशेंट में बड़ी शदीद किस्म की एस्कीमिक पेन्स देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर ब्लड वेसल है, वो आपकी बिग टो को ब्लड सप्लाई कर रही है और उसमें वेस्कुलाइटिस हो गया, तो बिग टो तक जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बिग टो में बड़ी शदीद किस्म की पेन आपको फील होगी। ठीक है, और अगर टर्बुलेंट फ्लो की वजह से वहां पर कोई थ्रोम्बोसिस हो गई, वो वेसल ब्लॉक हो गई, तो एस्कीमिया भी हो सकता है। ठीक है, और वो जो थ्रोम्बोसिस से छोटे छोटे टुकड़े थ्रम जो है एम्बुलाई बन के आपकी फर्दर वेसल्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो जो वेस्कुलाइटिस का पेशेंट होगा वो इन तीनों के जो है ना वो उसका जो बंदूक होती है, वो समझ लें कि उसकी कनपट्टी पे होती है। वो इलास्टिसिटी कम होने की वजह से भी फंस रहा है, वो फाइब्रोसिस होने की वजह से भी फंस रहा है, और वो टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह से भी फंस रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जेंट सेल इनको इसलिए कहते हैं, इस वाले को, जो ये किन को कर रहा है अटैक, किन को कर रहा है, जो आपकी आपकी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी ब्रांचेस को, जिसमें टेम्पोरल आर्टरी है, अप्थल्मिक आर्टरी है और फेशियल आर्टरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूं कि हुआ क्या है। हमारे पास वेस्कुलाइटिस क्या है? वेस्कुलाइटिस इज ऑटो इम्यून डिजीज।
ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। हमारी बॉडी का अपना जो इम्यून सिस्टम है वो ब्लड वेसल्स का जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है और जो उसमें एंडोथेलियल सेल्स हैं उनको अटैक करना शुरू कर देती है, और वहां पर एक सवेयर किस्म का इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से हमने इस डिजीज के नाम डिफरेंट रखे हुए हैं। जैसे अगर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस इफेक्ट हो तो जेंट सेल आर्ट्राइटिस, अगर उसकी जो हमारे पास एओर्टा की ब्रांचेस इफेक्ट हो तो टकायासु आर्ट्राइटिस, मीडियम वेसल्स अगर इफेक्ट हो तो उसमें पोली आर्ट्राइटिस न्यूडोसा और कावासाकी सिंड्रोम, इन सब की पैथोलॉजी सेम है। अब होता क्या है कि जब वेस्कुलाइटिस होता है तो वेस्कुलाइटिस की वजह से जो जेंट सेल आर्ट्राइटिस है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें फेशियल, ऑप्थेल्मिक और टेम्पोरल, 90% टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, 90%, लेकिन फेशियल और ऑप्थेल्मिक भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। जब उनमें वेस्कुलाइटिस होता है तो तीन काम होते हैं। एक तो वहां पर इलास्टिसिटी डैमेज हो जाती है, इलास्टिसिटी के डैमेज होने की वजह से जो वेसल्स का कंप्लायंस होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। दूसरा, और फाइब्रोसिस होने की वजह से वहां पर ल्यूमन छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सही तरह से एक सेल को नहीं पहुंच पाता। और तीसरा, टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये अगर एक वेसल है, ये अगर एक वेसल है, इसका फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया इफेक्ट है, 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 ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, तो क्या होगा कि यहां पर क्या हो गया होगा, एक तो इस एरिया में इलास्टिसिटी नहीं होगी और यहां पर ऐसे हार्डनिंग हुई हुई होगी, यहां पर ऐसे फाइब्रोसिस हुई होगी, नीचे ऊपर सारे इस वेसल के फाइब्रोसिस हुई हुई होगी, हार्डनिंग हुई हुई है, इलास्टिसिटी भी नहीं है, फाइब्रोसिस हुई हुई है, लेकिन सिगमेंटल है, कुछ जगहों के ऊपर होगी, कुछ जगहों के ऊपर नहीं होगी। तो अब जब इसमें से ब्लड पास करेगा, जब इसमें से ब्लड पास करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर ल्यूमन देखें छोटा है, यहां पर ल्यूमन देखें बड़ा है। तो अगर पहले इसमें से 100 ml ब्लड पास कर रहा था, अब कितना पास करेगा, कोई 70 ml के करीब, जिसकी वजह से जो आगे इसका टिश्यू पड़ा हुआ है उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा और उसमें बड़ी शदीद किस्म की पेन होगी, बड़ी शदीद किस्म की पेन होगी। तो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा पेन के साथ, पेन के साथ उन एरियाज की पेन जिसको वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पोरल आर्टरी, आपके जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल हेडक एरिया, यहां पे ब्लड सप्लाई कर रही है। तो अगर टेम्पोरल आर्टरी में कोई वेस्कुलाइटिस होता है तो पेशेंट बड़ी शदीद किस्म की पेन के साथ आएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेटोरी डिजीज है तो साथ में फीवर भी हो रहा होगा, और इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स रिलीज होने की वजह से पेशेंट थका थका भी फील करेगा, जिस्म टूटा हुआ भी फील करेगा, मेलीज मेल्जिया भी फील कर रहा होगा। ठीक है, पेन। अच्छा, अगर फेशियल, फॉर एग्जांपल फेशियल में वेस्कुलाइटिस हो गया है तो जॉ पेन, जॉ पेन, खाते हुए, खाना खाते हुए, कुछ भी खाते हुए बड़ी शदीद किस्म की उसे पेन हो रही होगी। अगर ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक के अंदर वेस्कुलाइटिस हो गया है तो ब्लरीनेस ऑफ जो है ना वो विजन जो है उसको देखने को मिल रही होगी, पेशेंट पेन के साथ, ब्लाइंडनेस के साथ, ब्लरीनेस ऑफ विजन के साथ, फीवर के साथ, और जो है ना वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं उनके साथ प्रेजेंट करेगा। एम आई क्लियर? यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है, या यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ठीक है, तो पेशेंट आपके सामने जो प्रेजेंट करेगा, जेंट सेल आर्ट्राइटिस का पेशेंट आपके सामने आया है, सबसे पहली चीज तो एज, ये एजड लोगों में होती है, एजड ग्रेटर देन 50 ईयर, 50 साल के बाद ये आपको ज्यादातर देखने को मिलती है, यंग एजेस में ये बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो आपके सामने एक पेशेंट आया है, एक तो अगर वो जेंट सेल आर्ट्राइटिस का है तो उसकी टेम्पोरल जो आर्टरी होगी ना वो बड़ी क्लियर नजर आ रही होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से, हार्डनिंग की वजह से वहां पर आपको बड़ी क्लियर किस्म की नजर आ रही। नहीं डॉक्टर साहब, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में तो सिर्फ फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है, क्या ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ रहे होते हैं आपको? ठीक है, बस वो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो एज है आपके पास, ठीक है, एज आपने 50 ईयर से आपने ऊपर देखी। उसके बाद आपको पेशेंट की कुछ मैं कंडीशंस दिखाता हूं, जैसे आपको शक्ल नजर आएगी, ये देखें क्लियर, मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूं, आपको पता चलेगा। ये देखो कुछ ऐसे आपको, ये इस तरह करके जो है ना वो वेसल्स आपको बिल्कुल बल्जिंग वेसल्स नजर आ रही होंगी पेशेंट के, इस तरह फ्रंटल रीजन के ऊपर ऐसे
बल्जिंग वेसल्स नजर आ रही होंगी। ये बल्जिंग वेसल्स क्यों है, कोई मुझे बता सकता है? इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, ये वेसल फाइब्रोटिक हो गई है, अंदर से सिगमेंटल है, जिसकी वजह से यहां पर ब्लड प्रेशर हाई है, और ब्लड प्रेशर फाइब्रोसिस की वजह से ये वेसल्स का कॉम्प्लायंस खत्म हो गया, इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। तो ये वेसल्स ऐसे आपको बाहर बड़ी प्रोमिनेंट नजर आ रही होंगी, बल्ज करती हुई नजर आ रही होंगी। तो पेशेंट आपके पास आया है, वो आपको आकर कहता है कि जनाब डॉक्टर साहब मुझे बड़ी शदीद किस्म की इस जगह पर पेन हो रही है सर में। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये देखो जनाब, इसकी ये टेम्पोरल आर्टरी और इसकी ब्रांचेस जो है कैसे बल्ज कर रही हैं, कैसे बाहर की तरफ निकली हुई हैं। साथ में उस पेशेंट को फीवर भी है, वो पेशेंट बताता है कि मुझे खाते वक्त भी दर्द होती है, बाज दफा मुझे ब्लरीनेस ऑफ विजन भी होती है। ये सारी की सारी बातें वो आपके सामने रखेगा। आप फौरी तौर पे किस तरफ जाओगे कि यार इसको जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस हो सकता है, लेकिन ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। आप कभी भी जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस को जो है 100% डायग्नोस बगैर उसके नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डायग्नोसिस 100% तभी होगा जब आप वेसल की ओरिजिनल कंडीशन देखोगे। ओरिजिनल कंडीशन देखने के लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी? बायोप्सी। ओरिजिनल कंडीशन देखने के लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी? बायोप्सी। ईएसआर से आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि हाँ यार वेस्कुलाइटिस हुआ है, कोई ऐसी डिजीज जरूर चल रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स इतने ज्यादा रेस कर गए कि ईएसआर रेस कर गया है, कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, कोई एक्टिव डिजीज चल रही है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या ईएसआर से आपको यह पता चल जाएगा कि ये वेस्कुलाइटिस है? वेस्कुलाइटिस को डायग्नोज करने के लिए आपके पास दो ही चीजें हैं, या एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और एक आपकी ये बायोप्सी। एक अब एक और पिस्टोन मिशन स्कैन भी आ गया, लेकिन हम उसको नहीं रिकमेंड करते। बायोप्सी है या क्लिनिकल है? क्लिनिकली आपको तकरीबन 60 to 70% अंदाजा हो जाएगा कि ये वेस्कुलाइटिस का पेशेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, आप उसके सर के ऊपर जब उसकी आर्टरीज को फील करोगे, आपको बड़ी हार्ड हार्ड फील होगी, आपको हार्डनिंग सी फील होगी, और वो पेशेंट को यहां पर पेन हो रही होगी फ्रंटल एरिया के ऊपर, वो आपको ब्लरीनेस ऑफ विजन की एग्जाम दे सकता है, वो जॉ पेन की, चुइंग करते हुए दर्द की, ठीक है, आपको दे सकता है कि जनाब मुझे ये जब भी मैं जॉ चुइंग करता हूं, कोई चीज खाता हूं, तो तब मुझे पेन होती है, मेरे जॉ में, मेरे टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट में पेन होती है। ये वो आपके सामने प्रेजेंट करेगा पेशेंट, फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब बायोप्सी का इसका एक मसला पता क्या है? बायोप्सी का एक इसका इशू ये है कि ये सिगमेंटल डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाली इतनी वेसल थी, अब ये इस जगह पर एक हुई थी वेस्कुलाइटिस, इस जगह पे हुई थी, इस जगह पे हुई थी, आपने बायोप्सी का सैंपल ले लिया सिर्फ इतने एरिया का, आपने बायोप्सी का सैंपल ले लिया थोड़े एरिया का, तो मे बी वो आपको जो है ना वेसल उसकी नॉर्मल लगे, तो आप कहो कि जनाब नहीं नहीं यार, इसको तो ये वेस्कुलाइटिस है ही नहीं, इसको कोई और प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ इतने एरिया से सैंपल ले लिया है, आपने वेस्कुलाइटिस वाले एरिया को पकड़ा ही नहीं है, तो यहां पर आपके पास फॉल्स बायोप्सी रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए हमेशा जब भी वेस्कुलाइटिस की बायोप्सी लेते हैं तो वो हम थोड़ा ज्यादा एरिया लेते हैं, ताकि वेस्कुलाइटिस का कोई ना कोई हिस्सा हमारे पास उसमें आ जाए। तो बायोप्सी का इसका ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है ड्यू टू स्किप लीजंस। एम आई क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको जॉइंट सेल आर्थराइटिस में? ठीक है, तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे हुआ, क्यों है, ये हमने देख लिया, वजह क्या है ये हमने देख ली, हमने देख लिया कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा जॉइंट सेल आर्थराइटिस के साथ। अब इसका सिनेरियो बड़ा सिंपल सा आता है, एक तो उसकी एज 50 ईयर से ज्यादा होगी, आपके पास आएगा 60 ईयर ओल्ड, 55 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड, आपके पास प्रेजेंट किया है ब्लरीनेस ऑफ विजन के साथ, अपने सर की शदीद हेडेक उसे हो रही है, हाइपरटेंशन का उसको प्रॉब्लम है, बल्जिंग ऑफ जो है ना वो टेम्पोरल आर्टरी नजर आ रही है, या उसको खाते हुए कोई भी चीज च्यू च्यू करते हुए उसको जो है ना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में पेन हो रही है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको आपकी जो सिनेरियो है उसमें मिल रहे होंगे, जिसको आप बड़ा इजीली वेस्कुलाइटिस की तरफ लेकर जा सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास यहां पर आ जाएगा डॉक्टर साहब फाइब्रोसिस की वजह से, मैंने पहले बताया कि कंप्लायंस खत्म हो जाएगा फाइब्रोसिस की वजह से। जब कंप्लायंस खत्म हो गया, जब इलास्टिसिटी खत्म होगी, तो पल्स नहीं, पल्स क्यों होती है? इलास्टिसिटी की वजह से, क्योंकि आपकी जो वेसल है वो इलास्टिक है, वो उसमें कंप्लायंस होता है। ठीक है, तो जब उसका कंप्लायंस खत्म हो गया, इलास्टिसिटी खत्म हो गई, तो ये आपको ऐसे लगेगा कि पल्सलेस है, ये जो आर्टरी है ये आपको पल्सलेस लगेगी, क्योंकि इसका जो ल्यूमन है
वो हार्ड हो चुका है, रिजिड हो चुका है। क्लियर? ठीक है। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है? बड़ी आसान ट्रीटमेंट है। मुझे बताएं, प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ऑटो इम्यूनिटी का है। आप इसे ठीक कर सकते हो? नहीं ठीक कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो कि किसी तरह आप जो है ना वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दो। और उसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जिसमें हम आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं और प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं, हाई डोज यूज करते हैं। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इसमें जो खतरा होता है, अगर कोई आपको एमसीक्यूज आता है या आपसे वाइवा में पूछा जाए कि जेंट सेल आर्ट्राइटिस में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है, तो वो ब्लाइंडनेस का होता है। जो इसकी मोस्ट जो कॉम्प्लिकेशन है, जो नहीं होनी चाहिए, वो ब्लाइंडनेस है। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्थेल्मिक आर्टरी की रिजिडिटी हो गई, ऑप्थेल्मिक आर्टरी में वेस्कुलाइटिस हो गया, तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो ब्लाइंडनेस होगी तो पेशेंट तो अंधा हो गया, पेशेंट की तो सारी जिंदगी खराब होगी। तो इसलिए हम इसमें हाई डोज ऑफ प्रेडनिसोलोन या आईवी स्टेरॉइड्स जो है वो पेशेंट को, और बाज दफा पेशेंट को हम जो सस्पेक्टेड होते हैं, जिनमें कोई जो है ना वो आपके पास कोई ब्लरीनेस ऑफ विजन आ रही हो, हम उसको एडमिट भी करते हैं, पेशेंट्स को आईवी स्टेरॉइड्स भी देते हैं। और इस ट्रीटमेंट को फिर 2-3 साल तक, 4 साल तक हम साथ साथ, जब तक वो पेशेंट है ऑलमोस्ट तब तक वो स्टीरॉइड्स खाता रहता है, स्टीरॉइड्स वो छोड़ता नहीं है। तो इसमें इसका एक ही है कि या आप एनसेड्स वगैरह भी देते हैं इस पेशेंट को, और साथ में आप इसको जो है ना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। हम इसको फर्स्ट चॉइस के तौर पे हम जो है वो स्टीरॉइड्स ही देते हैं। जो जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, तो वो हाई डोज ऑफ प्रेडनिसोलोन है। क्योंकि हमने सबसे पहले इस चीज को क्लियर करना होता है कि इस पेशेंट की ऑप्थेल्मिक आर्टरी ना इन्वॉल्व हो गई हो और ये ब्लाइंडनेस में ना जा रहा हो। क्योंकि सर की दर्द, इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व टेम्पोरल आर्टरी ही होती है, जिसमें सर की दर्द का जो है ना वो सबसे ज्यादा आपको मेन कॉमन कंप्लेन मिलती है। लेकिन हमने ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करना है, तो हम इसमें हाई डोज ऑफ प्रेडनिसोलोन देते हैं। और ये 3-4 हफ्तों तक ये ट्रीटमेंट चलता रहता है। बाद में मेंटेनेंस डोज हम 2-3 साल तक चलाते हैं। लेकिन अगर आप क्लिनिकली देखोगे तो जब तक पेशेंट जिंदा रहता है हम उसे स्टीरॉइड देते रहते हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम देते रहते हैं। साथ में एनसेड्स वगैरह, पैरासीटामोल वगैरह भी वो खाता रहता है, ब्रूफिन वगैरह भी खाता रहता है अपने सर के दर्द या फीवर की वजह से। क्लियर? अच्छा, इसमें वो आपसे एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि अगर इसे पेशेंट की ब्लाइंडनेस हो जाती है, अगर वो ऐसा पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है, तो क्या वो रिवर्सिबल है? हाँ, कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें आप, अगर वो पेशेंट प्रेजेंट किया है, उसने बताया कि मुझे सिर्फ 2-3 घंटे पहले हुए हैं या थोड़ा सा टाइम पहले, कोई 4-5 घंटे से उसको ब्लाइंडनेस है, तो हम उसको हाई डोज ऑफ आईवी स्टीरॉइड्स वगैरह लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और उसकी जो है ना वो नजर वापस आ सकती है। लेकिन 100% नहीं आती, लेकिन वापस आ सकती है। ठीक है जी। इसी तरह दूसरी जो डिजीज है वो है टकायासु आर्ट्राइटिस। टकायासु आर्ट्राइटिस सेम ऐसी ही है, लेकिन वो एओर्टिक आर्चिस, जो एओर्टिक आर्च की जो ब्रांचेज है ना, एओर्टिक आर्च की, उनको इन्वॉल्व करती है। जेंट सेल आर्ट्राइटिस किसको इन्वॉल्व कर रही थी? टेम्पोरल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, फेशियल आर्टरी। इसी तरह टकायासु आर्ट्राइटिस जो है वो आपकी एओर्टिक आर्चिस की जो ब्रांचेज हैं उनको इन्वॉल्व करती है। और ये आपने इसको, ये सिर्फ इधर से जो है स्टेप अप से पढ़ना है। क्लियर? क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल आपकी इसकी यूक्यू डिस्कशन होगी, और परसों छुट्टी, और फिर आपका टेस्ट है। बिल्कुल आज ऑप्स का लेक्चर है जनाब। आप अनाउंसमेंट ग्रुप नहीं देखते यहाँ पूछने के बजाय? ठीक है। और फिर हम इंशाल्लाह ताला सीवीएस स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।